रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस नए शहर में किराए की जगह तलाशते तलाशते बिल्कुल थक चुका था। हर कोने में घूम फिर कर भी कुछ हाथ न लग रहा था। तभी मेरे एक पुराने साथी ने एक पत्ते का जिक्र किया। वहाँ एक तलाकशुदा महिला अकेले रहती थी। मोहल्ले वाले उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते थे कि वो किसी भी को और ज़्यादा दिनों तक अपने साथ नहीं रख पाते। फिर भी मैंने सोच लिया कि यहीं ठहर जाऊंगा। दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही वो महिला ने दरवाज़ा खोला, मैं वहीं जम गया, क्योंकि वो तो कोई और नहीं, वो तो मेरी। मैं तो पटना शहर में बिल्कुल नया था। नौकरी की तलाश में आया था। सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। लेकिन रहने का कोई छत नहीं था। दिमाग में उलझन घूम रहा था कि अब क्या किया जाए। परिवार साथ नहीं था, इसीलिए कोई मकान मालिक अकेले नौजवान को जगह देने की राजी नहीं होता था। ये शहर मुझे पूरी तरह से अनजान और उदास लग रहा था। लंबे वक्त तक फैक्ट्री के बाहर ही बैठा चिमरन रहा था। आखिरकार भूख ने मजबूर किया तो पास के एक चाय नाश्ते वाले पर ठिकाना पहुंचा। भूख तो इंसान को हर हाल में ही हिलाने पर उतारू हो जाती है। वहाँ बैठा ही था कि एक कर्मचारी मेरे पास आया और ऑर्डर लेने लगा। मैंने चाय पोहा मंगवाया। बस जैसे ही नज़र घुमाया तो लगा कि कोई गौर से मुझे निहार रहा है। मुड़कर देखा तो एक पुराना चेहरा। ध्यान से देखा तो ये तो मेरे सबसे करीबी मित्र गोविंद थे, जो तो लखनऊ में बसते थे। पटना में कैसे? मैंने झट से उठ खड़ा हुआ और उनकी ओर लपका, लेकिन वो खुद मेरे तरफ और बढ़ गए। मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, अर्जुन तो यहाँ क्या कर रहा है? सब कुशल मंगल तो है? ये क्या पहन रखा है? मैंने हंसते हुए कहा, यह सवाल तो मैं खुद आपसे करने वाला था। आप यहाँ कैसे पहुँचे? गोविंद जी ने जवाब दिया, तू जानता है, लखनऊ में मेरा धंधा पूरी तरह ठप हो गया था। एक मामूली नौकरी से गुजारा होना मुश्किल हो गया था। सोचा पटना आकर नया सिलसिला शुरू करूं। ऊपर वाले की मेहरबानी से अब सब ठीक ठाक चल रहा है। अब तो घर वालों की बुलाने का मन भी मना लिया है। हमें मिले हुए 8-9 महीने हो चुके थे, इसीलिए एक दूसरे के खबरों से बेखबर थे। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, यही हाल मेरा भी है। लखनऊ छोड़ आया। एक साथी ने यहाँ नौकरी दिलवाई है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि रहने का कोई आसरा नहीं है। आप ये सब कब से हैं? मेरी बात सुनकर गोविंद जी थोड़ी देर चुप रहे। फिर मुझे गौर से देखते हुए बोले, मुझे आए हुए लगभग 5 महीने हो गए हैं, लेकिन तू भी अभी कहाँ ठहरा हुआ है? मैंने सिर झुकाते हुए कहा, मेरा सामान तो फैक्ट्री में ही पड़ा है। दिन भर वहाँ काम निपटाता हूँ। सोने को कोई कोना नहीं है, इसीलिए बेहाल हूँ। अकेला आया हूँ और कोई किराए पे जगह देने को तैयार नहीं है। लखनऊ में तो थोड़ी ढील मिल जाती थी, लेकिन पटना में तो बिल्कुल सख्ती है। उनकी बात सुनकर गोविंद जी बोले, चल बैठकर गपशप करते हैं। बता, काम कैसा चल रहा है? सैलरी कितनी आ रही है? मैं उनके साथ मेज पर बैठ गया। सर्वर खाना लाया था। मैंने उन्हें विस्तार से बताया, माँ का मन है कि मेरी शादी हो जाए, इसीलिए कुछ जमा कर जोड़ना चाहता हूँ। लखनऊ में भी फैक्ट्री में ही लगा रहता था, लेकिन यहाँ आया बेहतर है। महीने में 750 तक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा अपने पास रखूंगा, बाकी के माँ को भिजवा दूंगा ताकि वो मेरी शादी के लिए संभाल सके। लेकिन रहने की जगह ना मिलने से बेहद तंग हूँ। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, मुझे भी यहाँ आने में ज़्यादा वक्त नहीं बीता, लेकिन तेरे लिए कोई इंतज़ाम ज़रूर हो जाएगा। मेरी पहचान के कुछ लोग हैं जो इस मामले में सहारा दे सकते हैं। मैंने फौरन पूछा, आप अभी कहाँ रुके हुए हैं? मेरी बात पर वो थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, फिलहाल तो दुकान में ही रातें काट लेता हूँ। अपने लिए अभी जगह नहीं ढूंढी। जब बीवी बच्चे आ जाएंगे तब किराए का घर ले लूँगा। मुझे तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन तेरे लिए थोड़ी कठिनाई होगी। उनकी बातें सुन के मैं चुप हो गया। मन में ख्याल आया कि उनसे कह दूं कि आज की रात दुकान में ठहरने की इजाज़त दे दे, लेकिन जब उन्होंने खुद ना कहा तो मैंने उन्हें
बोझ न बनने का इरादा किया। हम दोनों साथ साथ खाना खा रहे थे। खाने के बाद वो जिद करने लगे कि बिल मैं दूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। पैसे चुकाकर हमने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया, क्योंकि पुराने नंबर दोनों के बंद पड़े थे। जाते वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, मैं जल्द ही तुमसे जुड़ूंगा। मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं, तेरे लिए रहने का ठिकाना जरूर लग जाएगा। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भैया जी, जितनी जल्दी हो संभव हो उतनी जल्दी मदद कर दीजिए, वरना आज रात तो फुटपाथ पर ही गुजारनी पड़ेगी। ये बात मैंने जानबूझकर कही। उम्मीद थी कि शायद उनके मन में दया आ जाएगी और वो दुकान में रुकने को कह देंगे, लेकिन ऐसा लगा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। कुछ देर बाद वो मुझसे अलविदा कह गए और मैं उदास होकर ढाबे के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। कल से फैक्ट्री में काम शुरू करना था। पूरा दिन तो वहीं कटेगा, लेकिन रात के फिक्र मुझे चैन न लेने दे रही थी। ढाबे में रुकना अब संभव नहीं था। आय इतनी न थी कि हाँ, अगर छोटा मोटा कमरा किराए पर मिल जाता तो काम चल जाता, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं था। घर पर मैंने झूठ बोल दिया था कि जगह मिल गई है ताकि माँ चिंतित न हो, लेकिन हकीकत ये थी कि रोजी रोटी कमाने के लिए इंसान को कोई त्याग करने पड़ते हैं। किसी को नींद का, किसी को अपनों का, किसी के सिर छुपाने की जगह तो मेरी तो तीनों ही बलियां एक साथ चल रही थी। लंबे समय तक ढाबे के बाहर बैठे रहने के बाद मैंने सोने का कोई कोना ढूंढना शुरू किया। सड़क पर चलते चलते झोंपड़ी वाले इलाके में पहुंच गया। वहां कुछ भिखारी भीख मांग रहे थे, कुछ जमीन पर लेटे थे। मन में उलझन हुई, क्या यहीं रुक जाऊं या आगे बढ़ूं। जेब में थोड़े पैसे और फोन था। डर था कि कहीं यह सोया तो सुबह तक दोनों गायब हो जाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ने का फैसला किया और सड़क पर अकेला भटक रहा था। वहां कोई साधु संत नजर न आया। हाँ, दूर दूर से लोग अपने सामान बेच रहे थे। मैं भी एक किनारे जाकर बैठ गया। अभी उलझा ही हो रहा था, इसलिए लेटना उचित न लगा। वक्त तेजी से कट रहा था और थोड़ी देर बाद चारों ओर खामोशी छा गई। थकान से मैं वहीं फुटपाथ पर लेटा पड़ा और कब आंखें लग गई पता ही न चला। समय की गति कभी रुकी न सकेगी। मेरी आंखें सूरज की पहली किरण से खुली। थोड़ी देर तक इधर उधर करवटें लेता रहा, लेकिन जब धूप आंखों पे चुभने लगी तो नींद उड़ गई। मैं उठकर बैठ गया। जेब से फ़ोन निकाला तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। अफसोस हुआ कि अगर थोड़ा पहले जग जाता तो सुबह का पूजन कर लेता। मैं रोज़ शाम को पूजा करने वाला था और उसे छोड़ना मुझे अपराध लगता था। थोड़ी देर वहीं बैठा और खुद को संभाला, फिर हार कर पास के एक नाश्ते वाले ठिकाने की ओर चला गया ताकि मुंह हाथ धोकर कुछ खा लूं और काम पर निकल जाऊं। वहीं पहुंचकर पानी मिल गया। वहाँ लोग बड़े स्वाभाविक और सहयोगी थे, लेकिन सोने की जगह कोई नहीं दे पा रहा था। पता तो था कैसा कानून था, अगर परिवार साथ हो तो जगह मिल जाती है, वरना नहीं। ये बेकार की घबराहट मेरे सिर पर सवार हो चुकी थी। हाथ मुंह धोकर मैं एक स्टूल पर बैठ गया और नाश्ते का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद चाय और पराठा मेरे सामने आ गया, साथ ही पहला कौर मुंह में डाला। माँ की याद ताज़ा हो गई। सुबह सुबह वो मेरे हाथों से मुझे खिलाती थी। मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, माँ का उनके लिए तो वही नन्हा सा बच्चा था। जब मैं अपना शहर छोड़ा, इस विदेशी शहर के लिए रवाना हुआ, तो माँ बहुत बिलख बिलख कर रो रही थी। तेरे बिना घर वीरान हो जाएगा, उन्होंने कहा था। मैं चुप था, क्योंकि मेरे पास कोई उत्तर न था। मैं लाचार था। काम के लिए इंसान को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, अपना आशियाना, अपना कस्बा, यहाँ तक कि अपनी माँ तक। नाश्ता करके मैं सीधा फैक्ट्री की ओर बढ़ गया। फैक्ट्री का समय सुबह 9 बजे का था, लेकिन मैं 8 बजे ही निकल पड़ा। वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगा और फिर आधा घंटा बाहर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 9 बजे से पहले किसी को अंदर अनुमति न थी। लंबी यात्रा करके जब फैक्ट्री पहुंचा तो घड़ी में 8 बज रहे थे। गार्ड ने मुझे रोक लिया। कंपनी ठीक 9 बजे खुलेगी, तब तक यहीं
विराज जाइए। मैं शांतिपूर्वक दरवाजे के पास बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम पहले ऐसे कर्मचारी हो जो इतने सजगता से आए हो, लेकिन यहाँ शुरुआती उत्साह होता है। जैसे जैसे तारीखें अटकलें सबको एहसास हो जाएगा और लोग लेट होने लग जाएंगे। मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर सभी अक्सर ही देरी से आते हैं। कभी कभी मालकिन खुद चेक कर आ जाते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्टर या मजदूर ना दिखे तो सबकी अच्छी खबर लेते हैं। उसने मेरी ओर देखकर कहा, तुम बच्चे लगते हो, मैं मालिक से तुम्हारी भलाई जरूर कहूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने कुछ न कहा। मुझे पूरा भरोसा था कि ये तारीफ किसी स्वार्थ या लोभ के चक्कर हो रही है, लेकिन मेरा उसे कुछ देने का विचार न था। मैं चुपचाप बैठा दरवाज़ा निहार रहा था और मन में बस यही दुआ मांग रहा था कि रहने को कोई छत मिल जाए। फुटपाथ पर गुजारना मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वक्त फुर से कट रहा था। आधा घंटा बीता और जैसे ही गेट खुला मैं अंदर दाखिल हो गया, सीधा अपने लॉकर की ओर। हर वर्कर को एक लॉकर मिला था जिसमें जरूरी सारे सामान रख सकते थे। मेरा सामान ज़्यादा था, इसीलिए मुझे 2 लॉकर दिए गए थे। मजदूरी में कॉन्ट्रैक्टर ने मेरी काफ़ी सहायता की थी। मैंने कपड़े निकाले, मशीन के पास रखे और वॉशरूम जाकर लिबास बदला, फिर अपने विभाग की ओर चला गया। आज पहला दिन था, इसीलिए कोई चूक न हो जाए। ये चाहता था कि मुझे न मालूम था कि कौन सी मशीनें पर लगाऊंगा, लेकिन काम ही हर ज़रूरत अच्छी तरह आती थी। थोड़ी ही देर में फैक्ट्री का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ साथियों ने मुझे अपनापन दिखाते हुए अभिनंदन किया, जबकि कुछ ने अनदेखा कर अपने धंधे में मगन हो गए। मैं बस कॉन्ट्रैक्टर का इंतजार कर रहा था। ये नौकरी मेरे एक मित्र ने लगवाई थी जो इसी शहर में रहता था और कॉन्ट्रैक्टर का जानकर था। करीब 10 बजे कॉन्ट्रैक्टर आया तो मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने मुझे नज़रअंदाज कर बाकी वर्कर से गुफ्तगू की, किसी को नसीहत दी, किसी को फटकार लगाई और किसी से हंसते हुए बोलते हुए बात की। आधे घंटे बाद वो मेरी ओर मुड़ा और बोले, बहुत अच्छा, गार्ड ने बताया था कि तुम बेहद समय अनुसार आए हो, लेकिन याद रखना लॉकर के पास मेरी मौजूदगी के बिना जाने की छूट नहीं है। तुम्हें 2 लॉकर मिले हैं, इसीलिए आगे सावधानी बरतना। मालिक का फ़ोन आया था, उन्होंने कैमरे में तुम्हें देख लिया है। ऐसी हरकत चोरी का संदेह भी हो सकता है। मैंने झट से कहा, क्षमा करें, आज मेरा प्रथम दिन है, नियमों की जानकारी न थी, कृपया आप मुझे हिदायत दीजिए। वो सिर हिलाते हुए बोले, यहाँ कोई सख्त नियम नहीं, बस इतना ख्याल रखना कि भविष्य में कोई असुविधा न हो। तुम अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आए हो, यही सबसे बड़ा तुम्हारा कर्म भूमि है। वो व्यक्ति समझदार और कोमल स्वभाव का था, बोलचाल का ढंग भी आकर्षक था। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसने कहा, मैं तुम्हें मशीन चलाने वाले रूम में रख रहा हूँ। तेरे मित्र ने बताया था कि तू अपने कर्तव्य में कुशल है। मैंने तुरंत कहा, जी, मैं अपनी पुरानी कंपनी में अच्छा कारीगर था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मैं नौकरी छोड़नी पड़ी। वो लोग मुझे समय पर मजदूरी देते और ना ही कर्मचारियों का सम्मान करते। इंसान सूखी रूखी की रोटी खा ले, लेकिन आदर तो मिलना चाहिए, यही उसका हक है। मेरी बात सुनकर उसने सिर हिलाया और मुझे मशीन की ओर ले गया। यह एक कपड़ों की फैक्ट्री थी जहां धागे, सूत और वस्त्र तैयार किए करते थे। विशाल मशीनें लगी थी, लेकिन धागों की गूंद मुझे बिल्कुल भाती नहीं थी। अक्सर शरीर स्वस्थ महसूस होता था, लेकिन लाचारी में ये हुनर सीखना पड़ा। इस उम्र में नया धंधा सीखने का मन नहीं था, फिर भी उसने मशीन के हर भाग और संचालन के तरीके समझाने शुरू कर दिए, जबकि मैं खुद हर बारीकी पूछकर ग्रहण कर लेता। मैं ज़्यादा विधा ना प्राप्त कर पाया था क्योंकि स्कूल की पढ़ाई के बीच में ही रुक गई थी। मेरे 2 छोटे भाई और एक बड़ी बहन थी और सारे घर की भार पिताजी पर था। अगर हम दोनों भाई पिताजी का सहारा ना देते तो शायद आज
ना अपना मकान होता, ना गाड़ी और ना ही बहनों की शादियां हो पाती। छोटी उम्र में ही मैं सारा भाई पिताजी के साथ धंधे में जुट गए थे। पिताजी का हस्तकला आती थी, इसीलिए उनकी मजदूरी सीमित थी, लेकिन मैंने और मेरे भाई ने मशीनी चलाना सीख ली थी। शुरू से हमारा रुझान बड़े कामों की ओर था और यही कारण था कि आज हम दोनों सफल हैं। मेरा भाई मुंबई में एक बड़ी कंपनी में मशीन ऑपरेटर था। उसका ओहदा मुझसे बड़ा था, लेकिन हमारी फितरत थी कि हम कभी एक ही स्थान पर साथ काम ना करें, क्योंकि हमारी आपस में पटती न थी। तगड़ी होते रहते थे, लेकिन जब कोई हम पर हमला करे तो हम एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ते थे। मेरी लगन देख कॉन्ट्रैक्टर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम युवा हो लेकिन बेहद परिश्रमी लगते हो। आशा है कि तुम इस कर्तव्य को बुद्धिमानी से निभाओगे। अगर निष्ठा दिखाओगे तो बहुत फल मिलेगा। तभी तुम्हारी मजदूरी 700 रुपये है। आगे मैं बढ़ोतरी की बात करूँगा, बोनस भी दूंगा और अवकाश भी। बस ईमानदारी से जुटे रहना। इतना कहकर वो अपनी जगह लौटने लगे, लेकिन मैंने भी उन्हें आवाज़ दी, कृष्णा भाई मेरी एक बात सुनेंगे? वो ठहरे और मुड़े। हाँ बोलो, क्या समस्या है? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्या इस शहर में मेरे रहने का कोई जगह जुट सकती है? मैं बेहद व्याकुल हूँ। कल रात भी सड़क पर ही कटी है, इसीलिए आज आकर लिबास बदला, क्योंकि रात भर धूल में लोटा रहा। कई कठिनाई पर किराया का कोना तलाशा, लेकिन सब परिवार वालों के ही जगह दे रहे हैं। मेरी फैमिली तो मुंबई में है, मैं कहाँ से लाऊं? और अभी किसी सराय में रुकना भी मेरे बस की बात न है। आय इतनी नहीं है, शादी भी करनी है, माँ को धन भेजना है। अगर सारा पैसा रहन सहन में लग गया तो फिर कैसे संभालूंगा? मेरी बात सुनकर वो सिर हिलाते हुए बोले, नहीं भाई, मेरी निगाह में ऐसी कोई जगह न है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। अगर कुछ मिला तो तुरंत सूचना दूंगा, लेकिन सावधान रहना, फैक्ट्री में किसी को ठहरने की अनुमति नहीं है। एक बार फिर किसी व्यक्ति ऐसा कोशिश किए तो मालिक ने उसे और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसीलिए मैं सहानुभूति ऐसा जोखिम नहीं दे सकता हूँ। मेरा आशियाना भी तंग है, वरना किराए पर दे देता। मैंने झट से कहा, नहीं नहीं, मेरा वो आशय नहीं था, बस अगर कहीं कोई कोना दिखे तो मुझे याद रखिएगा। ये कहकर मैं फिर से मशीन में जुट गया। कॉन्ट्रैक्टर भी चले गए। मैंने धीरे धीरे मशीन चालू की तो उत्पादन मेरे जिस्म में था, मैंने उसे पूरा करना कर्तव्य था। थोड़ी देर हुई कि मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने मशीन को स्वचालित मोड पर रखा, फ़ोन उठाया और वहीं खड़ा रहा ताकि कोई त्रुटि हो तो तुरंत सुधार लूँ। नंबर अपरिचित था। कॉल लेते ही एक कोमल परिचित से आवाज़ गूंजी, कैसा है अर्जुन, सेहत ठीक है? मैं एक क्षण को स्तब्ध रह गया। पता ना क्यों स्वर कुछ जाना पहचाना सा लगा। मैंने फौरन पूछा, कौन बोल रहे हो? लेकिन दूसरी ओर से कोई उत्तर ना आया। मैं विचित्र स्वास्थ्य में खो गया। फिर झल्ला कर दोबारा कहा, बताइए ना कौन, आप कौन है? मेरा हृदय और मस्तिष्क दोनों उस स्वर में उलझ गया। ऐसा कैसे संभव था? कि क्या संयोग था, कोई संकेत? मेरी आंखें नम थी। मैंने नंबर देखा तो फिर वही प्रश्न दोहराया, कौन है आप? क्या आप संकुलित हैं? मेरा क्या वाक्य पूरा होता है? अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने दोबारा डायल किया, लेकिन नंबर अवेलेबल नहीं था। शायद कोई गलत कॉल थी जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने सिर झटका, ऐसा कैसे हो सकता था? मैं खुद को समझने न लगा, समझाने लगा। कहते हैं ना, जब मन में कोई विचार बार बार कौंधे तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। जो आज मेरी यही थी कि अगर कुछ घटना होने वाली हो तो मुझे पूर्वाभास हो जाता है। मैं दोबारा डायल करने ही वाला था कि तभी कॉन्ट्रैक्टर ने पुकार सुना दी, तुमने फ़ोन अकाउंट पर जमा नहीं कराया? मैंने सिर हिलाकर नकारा तो वो बोले, आओ फटाफट जमा करा दो, काम के समय फ़ोन रखना वर्जित नहीं है।
मैंने हामी भरी और काउंटर की ओर चला गया, लेकिन दिमाग में वही स्वर गूंज रहा था। शायद मेरा वहम था। मैं खुद को सांत्वना देता रहा, लेकिन जब तक विश्वास न हो जाए चैन कहाँ मिलता है। काउंट पर पहुंचकर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। पहले ही रिंग पर उन्होंने फ़ोन उठा लिया और बोली, हेलो बेटा। लेकिन इससे पहले मैंने कहा, माँ, पापा को भैया और शकुंतला की खोज में गए थे ना। वो गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, तेरे जाने के बाद वो दोनों पहुंच गए थे। तू जानता है, तेरे पापा लाख प्रयास कर ले, लेकिन वो घटना भूल नहीं पाते। मैं कुछ और सुन पाता इससे पहले ही राम राम कहकर फ़ोन रख दिया। शायद वो मेरा भ्रम था। एक जैसी आवाज़ कई लोगों की हो सकती है। मैंने सिर झटक कर फ़ोन काउंटर पर जमा कराया और अपने कर्तव्य में लीन हो गया। मुझे क्या मालूम था कि पटना आने के बाद जीवन एक नया रंग लेने वाला है। पूरा दिन कर्तव्य में कट गया। रात के 10 बजे काम समाप्त हुआ तो मैंने बाहर आया, तभी गार्ड ने रोक लिया। उसे देख मुस्कुरा उठ गई। वो बोला, आप बेहद कर्तव्यनिष्ठ, इस समय तक कोई न रुक सकता। मैंने जेब से 100 का नोट निकालकर उसके जेब में डालते हुए कहा, परिश्रम से कमाओ, क्योंकि ईश्वर मेहनती को कभी निराश नहीं लौटाता। मीठी वाणी धन लेना उचित न समझे और बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ गया। कुछ बातें ऐसे होती हैं जिन्हें दूसरों को समझाना हमारा कर्तव्य होता है। फिर मैं उसी ढाबे पर गया जहाँ कल रात भोजन किया था। फैक्ट्री के दोपहर का भोजन मिलता था, रात को ना मिलता। भोजन करके मैं सोचा में पड़ गया कि अगर रोज बाहर सोऊंगा तो व्यय बढ़ेगा, जो सहन होगा। चलते चलते अपने कठिनाई पर पहुंचा। दिमाग में सारे दिन की घटनाएं घूम रही थी। कुछ साथी सच्चे थे, लेकिन कुछ मुझसे ईर्ष्या करने लगे। उनका कहना था कि मुझे ज़्यादा मजदूरी मिल रही है, जबकि वो सालों से जुटे हैं। मैं मौन रहा और अपने काम में मस्त रहा, लेकिन रात को फ़ोन कॉल मुझे बार बार विचलित कर रहा था। मैंने फिर फ़ोन निकाला, नंबर देखा, पूरी तरह अजनबी। फिर भी डायल किया, लेकिन बंद था। मैंने सिर झटक कर आंखों और हथेली ऊपर रखी और खुद से कहा, शायद वो ये मेरा माया जाल था। मृत व्यक्ति जीवित ना होते। इतना सोचकर मैं शांतिपूर्वक गहरी निंद्रा में डूब गया। मुझे क्या एहसास था कि भाग्य जब पलटने को तैयार होता है तो पूरी रात विचित्र कटी। कभी वाहनों की गड़गड़ाहट, कभी किसी सरसराहट में नींद टूटती। सड़क पर सोना भयावह था, लेकिन जो विपत्ति आई थी उसका मुकाबला मुझे ही करना था। अगली सुबह सूर्य की किरणों से नींद टूटी। मैंने फ़ोन उठाया। सुबह के 8 बज रहे थे। बिना सोचे गोविंद को कॉल लगा दी। रात भर बेचैनी रही थी। मक्खियों को काटने और सड़कों पर वाहनों की हलचल में मैं व्यस्त हो उठा था। हृदय में बस एक ही भय बार बार धड़क रहा था, कहीं मेरी जेब से धन न उड़ गया हो या फ़ोन न चुरा ले। ऐसे जगह क्या करूँगा। मेरी पहली रिंग पे ही गोविंद जी ने फ़ोन उठा लिया। वो हेलो कहते ही इससे पहले मैंने नमस्कार किया, उनका कुशल क्षेम पूछा। उनकी आवाज़ गहरी और थकी लग रही थी। बोले, मैं तो तुझे कॉल करने ही वाला था। वास्तव में मेरी नज़र में एक ठिकाना आया है। आज शाम तुझे मिल लूँगा। मैं तुझे तेरी कुंडली सुना दूँगा। अभी अभी जगा हूँ और दुकान भी खोल ली है। मैंने ठीक है कहकर फ़ोन काटा और मन में ठान लिया था कि चाहे घर में पानी हो या ना हो, बिजली की दिक्कत हो या ना हो, मैं वहीं संभाल लूँगा, क्योंकि अब तो बस एक आश्रय है सन की आवश्यकता थी। और अब सबको यही कहना था कि जगह मिल गई है, लेकिन भीतर ही भीतर जानता था कि ये सत्य न था। सड़क पर चलते हुए मेरे हृदय में भय और मासा दोनों ही दौड़ रहे थे। ढाबे पर पहुंचकर मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया और तुरंत माँ को फ़ोन किया। कल जितनी जल्दी में बात हुई थी, मुझे विश्वास था कि वो सारा दिन व्याकुल रहेंगी। मेरी पहली रिंग पे ही उन्होंने कॉल उठाया। कुछ बोलता उससे पहले बोली, कैसा है मेरा लाल, एक काम कर, तू लौटा। तेरे बारे में मन को शांति ना मिल रही है।
लग रहा है कोई विपत्ति आने वाली है, तेरा कोई सकारात्मक स्वप्न आया है। मैंने हंसते हुए कहा, माँ जी प्लीज, मेरे फ़ोन इसीलिए ना किया कि आप मुझे चिंता दें, बस आपसे कुछ शांतिपूर्वक गपशप करनी थी, आपकी सेहत पूछनी थी। आप कुशल है ना? घर में सब ठीक सलामत है ना? माँ ने कहा, हाँ यह सब ठीक है। अब तेरी चिंता सता रही है। मेरा अंतर्मन कह रहा है कि मेरा पुत्र ठीक नहीं है। अगर कोई बात है तो खोल दे, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूँगी। तू सही जगह पर है ना? क्योंकि मेरा तेरा स्वच्छ स्वपर्ण। मैंने तुरंत कहा, जी माँ, मैं बिल्कुल कुशल मंगल हूँ। आपको पता है कि गार्ड के और कॉन्ट्रैक्टर के मेरी घनिष्ठता हो गई है, कुछ वर्कर भी मेरी मित्रता जम गई है। हाँ, गोविंद जी से भी यहीं व्यापार चला रहे हैं, उनसे भी भेंट हो गई है। हम दोनों अब नियामदी संपर्क में हैं। 20 मिनट तक माँ बेटे का संवाद चला, फिर काम पर दो देरी हो गई थी, इसीलिए मैं रवाना हो गया। फैक्ट्री पहुंचा तो आज 15 मिनट की देरी हो चुकी थी। जल्दीबाजी में अंदर जाने ही वाला था कि गार्ड ने हाथ पकड़ लिया और बोला, कल आपने मुझे एक शिक्षा दी, आज मैं आपको एक शिक्षा दूंगा। जो लोग अपने कर्तव्य से प्रेम करते हैं, कर्तव्य भी उनसे प्रेम करता है। अगर पहले ही दिन लेट आने लग जाओगे तो याद रखना, यहाँ बाकियों तो प्रतिष्ठा ही है, लेकिन तुम्हारी सबसे न्यूनतम रह जाएगी। ये कहकर वो अपनी जगह लौट गया। मैं हल्के से मुस्कुराया और अंदर प्रवेश किया। आज लिबास बदलना ना था, इसीलिए सीधा मशीन पर पहुंचा और संचालन शुरू कर दिया। वक्त धीरे धीरे व्यतीत हुआ और पूरा दिन थकावट इतना था कि हाथ पैर कांप रहे थे। रात के करीब 10 बजे काम समाप्त किया। मैं ढाबे की ओर चल गया। मन में आशा थी कि आज गोविंद जी से मिलकर रहने का स्थान मिल जाएगा। रोज रोज सड़क पर गुजारना अब संभव नहीं लग रहा था। लंबी दूरी तय कर ढाबे पर पहुंचा तो सौभाग्य से गोविंद जी अभी न आए थे। मैंने भोजन मंगवाया और चुपचाप बैठकर मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि आज कोई आसरा मिल जाए, क्योंकि अब मैं वास्तव में अत्यंत व्याकुल हो गया था। लगभग 15 मिनट बाद नजर पड़ी कि सामने से गोविंद जी आ रहे हैं और उनके साथ एक नन्हा बालक भी है। मैं झट से खड़ा हुआ और उनसे गले मिला और बच्चे से मस्तक पर स्नेह स्पर्श किया। उन्होंने स्टूल खींचकर बैठते हुए पूछा, कैसा चल रहा है धंधा? सब सुख शांति तो है? मैंने हंसते हुए कहा, जी ईश्वर की कृपा से सब ठीक है, बस रहने की स्थान मिल जाए तो परफेक्ट हो जाएगा। रोज सड़क पर सोना पड़ता है, नींद पूरी ना होती और सदा भय रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सुना है कि पटना में चोरियां बहुत होती हैं। और वो हल्के से हंसे और बोले, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है। पहले ही दिन मेरा फ़ोन और पर्स उड़ गया था। ऊपर वाले की मेहर से दुकान में दूसरा फ़ोन और नकदी रखी थी, वरना बड़ी विपत्ति हो जाती। उनकी बात सुनकर मैं दुख से हिलाया और फिर बोले, मैंने तेरे लिए स्थान का प्रबंध तो कर लिया है, लेकिन एक गंभीर समस्या है। मैंने तुरंत कहा, कितना भी गंभीर क्यों न हो, बताइए गोविंद जी, मुझे हर परिस्थितियों में स्वीकार है। चाहे पानी की कमी हो, बिजली का संकट हो या रसोई का, मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूँ, बस रहने की कोई जगह मिल जाए। मेरी बात सुनकर गोविंद जी थोड़ी देर मौन रहे, फिर मुझसे निहारते हुए बोले, इंसान परिस्थितियों से कितना लाचार हो जाता है। तेरी दशा वाकई दयनीय है, लेकिन सुन, हर निर्णय सोच समझ कर लेना। जीवन की नई यात्रा शुरू किया है। जिस स्थान की बात के लिए तय हुई है वो एक विधवा महिला का घर है, लेकिन मोहल्ले वाले का मानना है कि उसके घर में चर्चाएं शुभ न है। कहा जाता है कि किसी उसकी हत्या की और पति को छोड़कर भाग आई है। अब उसके सिर पर कोई पुरुष का छात्र न है। कई बार उसके घर किराए पे देने से चेष्टा की, लेकिन कोई रहने को तैयार न है। बेचारी बेहद मजबूर है, लेकिन लोग उसे देखकर डर जाते हैं, अपने प्राणों की आशंका करते हैं। ऐसी महिलाओं से सब दूर भागते हैं। ऊपर से उसके घर में कोई पुरुष न खुद निर्णय ले। अब तो इसमें कोई सुविधा न हो तो तेरी ओर से बात करूँगा। मासिक किराया 7,000, एक कोना स्नान घर, छोटी सी रसोई और छोटा आंगन। वहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थियाँ भी मिल जाएंगे।
बस किराया समय पर उसे महिला को दे देना। गोविंद जी से बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए निस्तब्ध रह गया। ये शहर, अगर उस महिला ने मुझे किसी संकट में डाल दिया तो क्या करूंगा? थोड़ी देर विचार करने के बाद मैंने उनकी ओर देखा और कहा, अच्छा, सहमत हूँ। जितनी भी परीक्षा मेरे भाग्य में लिखी है वो आनी ही है। आप उस महिला को मेरे ओर से हामी बता दीजिएगा। मैं किराए का घर लेने के लिए तैयार हूँ। अब सड़क पर सोना सहन नहीं है। मेरा सारा सामान फैक्ट्री में है। मेरे धन और फ़ोन सदा जेब में रहते हैं। बहुत कष्ट हो रहा है घर पर। मैंने झूठ बोल दिया है कि घर ले लिया है। माँ कई बार वीडियो पर दिखाने के पर पड़ी है, पर मैं क्या करूँ? मेरा उस महिला से क्या संबंध? हम बस सदा समझौता लिख देंगे, जिसमें होगा मैं किराया दूंगा और अपनी सुविधा में रहूंगा। उसका मुझसे कोई लेन देन ना हो। गोविंद जी बोले, हाँ, वैसे भी उस बेचारी का अनाशाजनक बदनामी मिली है, जो खुद कहती है कि उसने कोई अपराध न किया। उसका मुकदमा अभी अदालत में है। अब अपराध सिद्ध होगा तब भी सच्चा दोषी समझा जाएगा। फिलहाल तो उसने बंद रखा है। उनकी बात सुनकर मैंने फौरन कहा, तो चलिए अभी ये वहीं चलते हैं। सुबह फैक्ट्री से सामान ले लूँगा, पैसे यदि देख लूँगा, आज रात वहीं काट लूँगा। मेरी बात सुनकर वो बोले, अभी ना, दिन में जाओ, रात को घर ना देंगे। बहुत हठी महिला है। इस समय बस उसके ऊपर आरोप है, वरना वो महिला अत्यंत उच्च चरित्र की है। पूरा पड़ोस कहता है कि उसके समान पतिव्रता स्त्री कहीं नहीं है। सदा सिर ढक कर रहती है, किसी अपरिचित पुरुष के समक्ष न आती। बस मजबूरी में मैं तुझे जगह दे रही हूँ, वरना परिवार को ही देना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। भाग्य की चाल कभी न कभी थमी रहती है। रात किसी तरह कटी। अगली सुबह नई आशाओं से प्रफुल्लित हुई। मैं उस महिला के घर जाना चाहता था, लेकिन गोविंद जी ने फ़ोन पर जोर दिया था, दोपहर 2 बजे तक पहुंच जाना, वो तुझसे भेंट करेगी। मैं फैक्ट्री गया और करीब 2 बजे जब कॉन्ट्रैक्टर आए तो मैं अपनी प्रार्थना पत्र लेकर उनके सामने प्रस्तुत हो गया। वो सरल व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत छुट्टी दे दी। ठीक 2 बजे मैं उस विधवा महिला के घर पहुंचा। हृदय से भय थी, कहीं न कहीं उसे उलझन न हो जाए, लेकिन आशा थी कि सब सुचारू चलेगा। मुझे इन महिलाओं में मामलों में ना पड़ता था। मुझे तो बस नौकरी चाहिए थी। मैंने दरवाजे पर ठक ठक की गई तो अंदर से आवाज़ आई, रुको, आ रही हूँ। उस स्वर को सुनकर मैं एक क्षण को अस्थिर हो गया। दरवाज़ा खुला तो मेरी दृष्टि उस पर पड़ी। सिर पर ओढ़नी डाले सादगी से सुजीता से वो महिला। मैं आश्चर्य से उन्हें निहारता रह गया। ऐसा लगा मानो आकाश सिर पर ढल गया हो, भूमि पैरों तले खिसक गई। ये कोई चमत्कार था, न कि नेत्रों का धोखा। मेरे सामने एक मृत व्यक्ति जीवित खड़ा था। मेरे सुख से धीरे धीरे निकला, आप जीवित हैं। वो भी हक्के बक्के रह गई, जैसे प्राण ही निकल गया हो। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन मैं अंदर घुस गया और उनका हाथ थामकर बोला, आप सांस ले रही हैं? फिर भी वो सब क्या था? अंतिम प्रक्रिया, समाचार सब मिथ्या था। वो रोते हुए अंदर जाने लगी, लेकिन मैंने रोक लिया। फिर रोते हुए उन्होंने जो खुलासा किया उसे सुनकर मैं स्तंभ रह गया। वास्तव में मेरी मामी ने अपने ही स्वामी को अपने हाथों से विष देकर मार डाला था, क्योंकि वो मनुष्य न राक्षस था। वो उन पर हार करने वाला था और आत्मरक्षा की उन्होंने वार किया। उसी क्षण वो प्राण त्याग बैठा। भय से उसे रोती हुई मेरे घर पहुंची। मेरी माँ भी भयभीत हो गई और पिताजी की सुन बिना ही वो घर से बाहर निकाल दिया। 3 घंटे बाद संवाद आया और उनका हादसा हो गया और चिकित्सालय में उनका शव मिला। दशा अत्यंत निकट थी, इसीलिए हमने उसी रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरे दिन मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि हत्यारे खुद मृत हो चुकी थी। मामी ने बताया, जब मेरी माँ ने मुझे घर से निकाला, उसी समय मेरे भाई ने अपने एक साथी को मेरे पास भेजा। उन्होंने पुरुष से सब तय कर रखा था। वो किसी अन्य का शव था, जिसे मेरी शव बताकर
भस्म कर दिया गया और मुझे रात लखनऊ भेज दिया गया। मुझे याद है कि मैंने पिताजी से लखनऊ जाने की बात कही तो अत्यंत क्रुद्ध हो गए थे। बोले, तू वहाँ ना जाएगा, कोई आवश्यकता न है, वहाँ का वातावरण तेरे लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन तब मैं अपनी जिद पर टिकी रही थी। पता न क्यों लगा कि अब यहाँ जाकर सत्यता समझ ली जाएगी, और सचमुच जब पहुँची तो जो देखा, मेरे पैरों तले से जमीन हिला दी। मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और हम 2 सिसकियां भरकर रो पड़े। उन्हें भूल की थी, लेकिन उस भूल के पीछे एक बाध्यता जिधर थी। आत्मनिर्भर प्राणियों था, लेकिन जब परिस्थितियां इंसान को आखिरी कोने के ठेल दी तो कई बार सत्य असत्य की सीमा धुंधली पड़ जाती है। फिर भी एक बात मैं उस दिन ग्रहण की, मृत्यु जब नियत होती है तभी आती है। न उससे पहले भागा जा सकता है, न उसके बाद रोका जा सकता है। उस घटना के बाद मैं मामी के पास रहने लगा। पिताजी से अलग होकर मैंने उन्हें समझाया था, अब मैं आपके पास न रहूँगा। उन्होंने बताया था, मनाया, बोला, चिंता न कर, मैं तेरे भय के लिए ही धन भेजता रहूँगा। लेकिन मैं उनकी बात न मानी। मैं वहाँ एक किराएदार की भांति रहने लगा। धीरे धीरे वहाँ कर्तव्य निभाते हुए 4 वर्ष कट गए। अब जीवन कुछ रास्ते पर आ गया है। माँ इच्छुक थी कि मैं विवाह कर लूँ, लेकिन मन स्पष्ट कह दिया था कि मैं पटना में ही बसूँगा। माँ, यही मेरा संसार है। हम 3 भाई हैं, एक माता पिता के पास, दूसरा मामी के साथ। अब अपने भार संभाले। जीवन में सिखाया कि संबंधों का वास्तविक मूल्य है, जो जानता है वही सुधारता है। इंसान को सदैव से अपने बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस